बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुजवज़ा आइनी तरमीम से जुड़ी चंद अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें इमरान ख़ान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, राना सनाउल्लाह की चंद माह की गई पेशगोई, वो पेशगोई क्या थी, और फिर तहरीक इंसाफ के लिए मौलाना फजल रहमान कैसे गले की हड्डी बन गए हैं। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आप नाज़रीन के सामने रखे हैं, एक तो इनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और मुजवज़ा आइनी तरमीम में क्या ड्रामाई तब्दीली का इम्कान है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायसा से जुड़ी जो अहम ख़बर है, जिसकी हेडलाइन, जिसका टाइटल थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़ा है। इस ख़बर से अपने प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। चीफ जस्टिस काजी फ़ायसा, जो आप जानते हैं कि आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं, 25 अक्टूबर को उन्होंने रिटायर्ड हो जाना है। 17 सितंबर 2023 को वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे, जब उमरता बंदयाल साहब जो हैं वो 16 सितंबर 2023 को रिटायर हो गए थे। तो 1 साल और 11 माह का ये टेन्योर था चीफ जस्टिस काजी फ़ायसा का, जो कि 25 अक्टूबर को मुकम्मल हो रहा है। लेकिन ये टेन्योर मुकम्मल करने से पहले एक तो जो तहरीक इंसाफ की नज़रसानी की दरख्वास्त है, जिस पर कल चीफ जस्टिस काजी फ़ायसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करने जा रहा है। लेकिन एक और अहम चीज़ जो है वो वेटिंग है, इंतज़ार किया जा रहा है। मैं तो बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। और वो नाज़रीन जो मामला है, जो चीज़ है, मखसूस नशिस्तों के केस का जो 12 जुलाई का मुख्तसर फ़ैसला था, उस मुख्तसर फ़ैसले में 3 चीज़ें सामने आई थी, यानी 3 अलग अलग फ़ैसले सामने आए थे। एक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का था, एक जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का था, बल्कि 4 फ़ैसले सामने आए थे। और तीसरा जो था वो जस्टिस याहिया फरीदी साहब का था, और चौथा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का था। काजी फ़ायसा साहब का कोई फ़ैसला सामने नहीं आया और अक्सरियती फ़ैसला बना था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वाला। अमीनुद्दीन खान साहब के फ़ैसले पे जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने सिग्नेचर किए थे। याहिया फरीदी साहब का अपना अलग से सेपरेट अख्तलाफी नोट था, उनका अपना जजमेंट था। और मंदोखेल साहब के इख्तलाफी जजमेंट पे काजी फ़ायसा साहब ने सिग्नेचर किए थे, यानी मंदोखेल साहब और काजी फ़ायसा साहब जो हैं वो एक ही पेज पे थे। अब तफसीली फ़ैसला इस केस का जारी कर दिया गया है पिछले माह, और वो भी तकरीबन कोई 2 माह के बाद जारी किया गया। अब इसमें इंतज़ार किया जा रहा था कि इख्तलाफी नोट्स का, जिसमें यही अफरीदी साहब का भी तफसीली नोट आ चुका है, अमीनुद्दीन खान साहब और नईम अख्तर अफ़गान साहब का भी तफसीली नोट आ चुका है। अब तफसीली नोट का इंतज़ार किया जा रहा था जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब का, और सबसे जो बेचैनी और शिद्दत के साथ इंतज़ार किया जा रहा था वो काजी फ़ायसा साहब के इख्तलाफी नोट का, इख्तलाफी जजमेंट का इंतज़ार किया जा रहा था। तो अब नाज़रीन खबर ये है कि काजी फ़ायसा साहब ने ये इख्तलाफी नोट जो है वो तैयार किया है। इख्तलाफी नोट के हवाले से तमाम जो चीज़ें हैं खंगाल के, उन्हें अपने जो पेजेस हैं, जो इख्तलाफी नोट के जो पेजेस हैं, उस पर उतार दिया है। अब ये कब जारी होता है, अभी ज़रा ये बताते हैं कि इसकी नोक पलक भी दुरुस्त होनी है। लेकिन आइंदा चंद रोज़ में ये जो आखिरी अदालती आप मिसाइल कह लें कि तहरीक इंसाफ किस तरीके से मुतालबा करती रही कि सीटें हमें दी जाएँ, हमें दी जाएँ। और फिर इस मामले पर एक और नुक्ता भी है, वो नुक्ता है आर्टिकल 187(3) के अख्तियार का। तो ये इस पर काजी फ़ायसा साहब क्या इख्तलाफी नोट लिखते हैं, ये चंद दिनों में सामने आ जाएगा। मंदोखेल साहब का भी हो सकता है कि इख्तलाफी नोट आए, या फिर हो सकता है कि अगर पहले काजी फ़ायसा साहब ने इनके साथ एग्री किया था, अब हो सकता है कि मंदोखेल साहब काजी फ़ायसा साहब के इस इख्तलाफी नोट के साथ जो है वो एग्री कर जाएँ। अब आ जाते हैं नाज़रीन जस्टिस कह रहा हूँ राना सनाउल्लाह साहब, जो सियासी मुशीर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के। जब नाज़रीन 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हुकूमत बनी, तो मौलाना साहब ने इलेक्शन को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। सिर्फ मौलाना साहब ने इलेक्शन को एक्सेप्ट करने से इनकार नहीं किया, तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्शन को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, मासवाए खैबर पख्तूनख्वा की हद तक, जहाँ पर वो इलेक्शन जीत गए थे। लेकिन मौलाना साहब का जो एतराज़ था वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से था। मौलाना साहब का एतराज़ ये था कि हमें खैबर पख्तूनख्वा में हरवाया गया है और जो जीते हैं उनको जितवाया गया है। और फिर
वो कहते हैं ना कि एक अनहोनी होना, कि जिनके साथ मौलाना फजल रहमान साहब के माजी से मामलात बिगड़े चले आ रहे थे, कि कभी मौलाना को कोई खिताब दे देना, कभी मौलाना को कुछ कह देना, कभी मौलाना के कंडक्ट के बारे में, किरदार के बारे में ऐसी बात कर देना कि लोग सुन के हैरान रह जाएं, कानों को पकड़ लें कि यार ये हम किस तरह के माशरे में रह रहे हैं कि बग़ैर सबूत के हम एक जो मजहबी शख्सियत है, बारिश शख्सियत है, एक आलम है, एक आलम होने के साथ साथ एक सीज़न, एक ज़ेर एक तजुर्बाकार सियासतदान है, हम उसके बारे में क्या बातें पब्लिक में कर रहे हैं। और फिर सामने से पब्लिक भी वैसी कि मौलाना साहब के बारे में जी फ़लाँ नारे लगवाए जाएँ, फ़लाँ नारेबाजी की जाए। तो फिर हमने देखा कि इलेक्शन के बाद मौलाना साहब का बेशक तहरीक इंसाफ की तरफ उनका मतलब था कि वहाँ भी धांधली करके पीटीआई को जितवाया, हमें हरवाया गया है, लेकिन दोनों आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो गए। लेकिन जब इकट्ठे हो रहे थे तो एक प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब बैठे थे, उनसे ये सवाल पूछा गया कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब तो हमेशा से आपके साथ रहे हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब अगर हुकूमत के साथ, राना सनाउल्लाह साहब से पूछा गया कि अगर ये जो मौलाना साहब, अगर मैंने पहले कहा तो माफ़ी चाहता हूँ, राना साहब से सवाल पूछा गया कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब पीटीआई के साथ इमरान खान के साथ मिल जाते हैं तो ये तो फिर आपको नुकसान होगा, मौलाना साहब तो हमेशा आपके साथ बैठे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं, नून लीग के साथ बैठे हैं। तो इस पर राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया था। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम तो इमरान खान साहब के साथ बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होते। वो तो कहते हैं मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी है, वो कहते हैं मैंने जमहूरी कुव्वतों के साथ, सियासी जमातों के साथ बात नहीं करनी। तो फिर अच्छा है कि अगर मौलाना साहब उनकी तरफ जाते हैं तो फिर बातचीत का रास्ता बेहतर हो जाएगा, मौलाना साहब के साथ हम बात करके पीटीआई के साथ हमारी बातचीत होगी। यानी राना सनाउल्लाह साहब कह ये रहे थे कि हमारी निगोशिएशन करना बजाय इसके अगर तहरीक इंसाफ और मौलाना एक हो जाते हैं, एक पेज पे आ जाते हैं, तो हमारे लिए मौलाना के साथ बातचीत करना जो है वो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब आप देखें ये जो आइनी तरमीम का मामला है, इस पर तहरीक इंसाफ के साथ तो इतनी बात तो नहीं हुई। तहरीक इंसाफ को तो मौलाना फजल रहमान साहब ने इंगेज रखा और तहरीक इंसाफ वाले उसी मौलाना के पीछे ठहर के इमामत में नमाज़ पढ़ते रहे, जिनके बारे में तहरीक इंसाफ वाले ये कहते रहे कि इनके पीछे तो नमाज पढ़ना भी जायज़ नहीं। यानी यहाँ तक इमरान खान साहब ने फतवा दे दिया था मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ कि इनके पीछे तो आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते, इनके पीछे नमाज पढ़ना आपकी नमाज कबूल भी नहीं होगी। यहाँ तक जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब की मुखालफत की गई। उसके बाद आप देखें कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कैसा अंगेज किया, कैसा मौलाना फजल रहमान साहब का जो घर है पीटीआई वालों का आस्ताना बना कि मौलाना साहब को अपना पीरो मुर्शिद मान लिया और मौलाना साहब के घर पे आस्ताने पे दे सद्दे पे सद्दे, दे सद्दे पे सद्दे, दे मौलाना साहब के घर हाज़िरियों पे हाज़िरी, हाज़िरियों पे हाज़िरी। अब मौलाना फजल रहमान साहब जिन्हें आइनी तरमीम के हवाले से तमाम मामलात जो है वो हुकूमत के साथ तय कर रही है। वैसे नाज़रीन आपको बताते चलें कि आज जो मौलाना फजल रहमान साहब को अल्टीमेटम दिया गया है मौलाना फजल रहमान साहब की अपनी गारंटी पे, वो नाज़रीन 2 से 3 बजे का है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि जो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो टाइम गेन किया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी से कि मुझे इमरान खान साहब का जो पीटीआई के ज़रिए पैगाम पहुंचा है वो बड़ा मुस्बत है, तो मैंने वक्त दे दिया है, तो लिहाजा आप मेरे कहने पे मुझे वक्त दे दें। तो बिलावल ज़रदारी ने वक्त दे दिया और जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ हो सकता है कि तहरीक इंसाफ की मौलाना फजल रहमान के साथ मीटिंग शुरू हो चुकी हो या फिर मीटिंग का इख्तिताम भी हो चुका हो। इसी तरीके से हो सकता है कि काबीना का इजलास चल रहा हो, जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हों सेनेट का इजलास भी शुरू हो चुका है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के नाज़रीन हट के कतई नज़र अब मौलाना फजल रहमान साहब ने जो वक्त मांगा है तहरीक इंसाफ से और तहरीक इंसाफ के लिए हुकूमत से, अब इसमें जो नाज़रीन नई तब्दीली आई है, यानी अब इनकार तो कर दिया तहरीक इंसाफ ने, तहरीक इंसाफ ने रात ही इनकार कर दिया कि हम इस आइनी तरमीम में वोट नहीं डालेंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनके लिए मुश्किल साबित होंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब को कैसे नाराज़ किया जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ के कहने पे, तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत और तहरीक इंसाफ के साथ मुशावरत के नतीजे में मौलाना फजल रहमान साहब ने जो आइनी मुसवदा तैयार हुआ था उसमें पीटीआई की बहुत सारी जो प्रपोज़ल थे, जो तजावीज़ थी, वो प्रपोज ड्राफ्ट में शामिल करवाई थी। अब इनकार कर चुके तहरीक इंसाफ ऑलरेडी ही, और मौलाना फजल रहमान साहब को जो कह दिया गया है कि अगर आप ये नहीं करते तो फिर हिकमत अमली क्या होगी। तो नाज़रीन हिकमत अमली के हवाले से ये बताया जा रहा है कि जैसे ही
जैसे ही ये डेडलाइन 3 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इंतज़ार किया जाएगा, ये 3 बजे की डेडलाइन ख़त्म होगी। हो सकता है जब आप प्रोग्राम को देख रहे हो 3 भी बज चुके हों, तो वफाकी काबीना का इजलास होगा। मौलाना फजल रहमान साहब माने, तहरीक इंसाफ माने, ना माने, लेकिन 3 बजे फिर काबीना का इजलास होगा और 3 बजे के काबीना के इजलास में वो प्रपोज़ल जो कि इमरान अपने मजवज़े में मजवज़ा मसवदे में मौलाना साहब ने निकलवा दिए थे कि मिलिट्री कोर्ट वाला मामला नहीं होना चाहिए। सिविलियन का जब तक बराह रास्त सबूत ना हो, एविडेंस ना हो मिलिट्री इमलाक्स पर टारगेट करने का, आप सिविलियन का ट्रायल नहीं कर सकते। ये इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल से बचाने की आप यूँ समझें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक अटैम्प्ट थी, तो ये चीज़ निकाल दी गई। जजेस के हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र वगैरह, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, उसे भी निकाल दिया गया। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को भी निकाल दिया गया। और भी बहुत सारी बातें जो कि तहरीक इंसाफ ने शामिल कराई और निकलवाई मुजवज़ा आइनी मसवदे से, वो अब नाज़रीन ये बताया जा रहा है कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब नहीं मानते, अगर मौलाना फजल रहमान साहब नहीं मानते। वैसे आप देखने वालों को ये भी बता दें कि कल जब मौलाना के साथ आखिरी बैठक हुई, तवील घंटों की बैठक हुई बिलावल ज़रदारी की मौलाना साहब के साथ, उस बैठक के बाद जब वो वफाकी काबीना के इजलास में पहुँचे तो काबीना सोच ही रही थी कि हम कौन सा मसवदा एक्सेप्ट करें। अगर मौलाना फजल रहमान साहब जिनके साथ हम इत्तफाक राय डेवलप करने की कोशिश करें कि इत्तफाक राय के साथ आइनी तरमीम हो जाए, अगर वो इत्तफाक राय पे नहीं आते तो फिर क्यों ना जो हमारा अपना नून लीग का मसवदा है उसको हम जो है वो काबीना से मंजूर करके उसे अवाम में पेश कर दें कि जब नंबर हमने पूरे करने हैं, जब नंबर हमारे पूरे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की हमें ज़रूरत भी दरकार नहीं और मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथ पीटीआई की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो गया है, तो फिर अपने मसवदे पे क्यों ना जाएं। तरमीम भी हमारी, मुजवज़ा भी हमारा, मुजवज़ा मसवदा भी हमारा और नंबर भी हम पूरे करें, तो फिर तो बेहतर यही है कि जो हमारा है उसी पे हम आगे बात चलाएँगे। तो अब नाज़रीन बात यह है कि इस पे आज़म मजीद तारड़ साहब ने भी इन बातों का इशारा दे दिया है कि जो मुजवज़ा ड्राफ्ट है उसमें तरमीम की जाएंगी। अब खबर नाज़रीन है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आगाह किया कि मौलाना फजल रहमान साहब का रवैया तो मुस्बत है, लेकिन उनके बारे में हतमी तौर पर कुछ कह नहीं सकते। तो तय ये पाया है कि 2 से 3 बजे तक आज के दिन मौलाना साहब का इंतज़ार किया जाएगा, मौलाना फजल रहमान साहब क्या जवाब देते हैं। और अगर मौलाना फजल रहमान साहब जवाब नहीं देते हैं या उनका मुस्बत जवाब नहीं आता है तो फिर काबीना का इजलास बुला के जो अपना मसवदा है, जो हुकूमत का अपना मसवदा है, उसमें जिन जिन चीज़ों पे काबीना में इत्तफाक हो जाएगा उसकी मंजूरी करके उसे फिर ऐवान में, सेनेट के ऐवान में और कमी असम्बली के ऐवान में जो है वो मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। और अगर मौलाना फजल रहमान साहब राज़ी हो जाते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब अगर ग्रीन सिग्नल दे देते हैं, तो इस सूरत में नाज़रीन ये भी कहा गया कि फिर वफाकी काबीना के इजलास में ये मसवदा जो है वो पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि ये प्राइवेट मेंबर के तौर पे जो है मौलाना फजल रहमान साहब कौमी असम्बली में इंट्रोड्यूस कराएंगे और सेनेट में फिर देखते हैं कि कौन ये बिल जो है प्राइवेट मेंबर डे के तौर पर जो है वो लाया जाएगा। लेकिन आज इसके साथ साथ आज चूँकि अहम दिन है और आज आखिरी दिन भी है, आज यूँ समझें कि डू एंड डाई वाली सूरत हाल है। तो आज के दिन जो सिक्योरिटी के मामला के हवाले से अगर हम बात करें तो बड़े सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम जो है आज किए गए हैं और मीडिया को भी डायरेक्शन जारी कर दी गए हैं कि आप जो वीडियोस बनाते हैं प्रेस गैलरीज में या कॉरिडोर्स में, वो वीडियोस बनाने से भी मीडिया के नुमाइंदों को जो है वो रोक दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन कुछ और भी ख़बरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। वो नाज़रीन ये है कि जो कल बात होती रही कि इमरान खान साहब जो हैं वो अवाम के हकूक़ के लिए जेल में कैद हैं। इमरान खान साहब अवाम के हकूक़ के लिए कैद नहीं, वो जेल नहीं काट रहे, इमरान खान साहब अपने करतूतों के लिए जेल काट रहे हैं। जो इमरान खान साहब दूसरों से ख़ुद को मुख्तलिफ करते थे, हाई पेडेस्टल पे रखते थे कि मैं तो ईमानदार हूँ, बाकी सारे चोर डाकू लुटेरे हैं, लेकिन तोशा खाना पे जैसे हाथ साफ किया गया और फिर उसके बाद 190 मिलियन पाउंड बरतानिया में एक शख्स का पकड़ा गया पैसा ला के उस शख्स की जेल में डाल दिया गया। ये वो फैक्ट हैं जिसे कोई झुटला नहीं सकता। इमरान खान साहब तोशा खाना के अमीन थे, तोशा खाना के तहफ़ की इमरान खान साहब ने हिफाजत करना थी। इमरान खान साहब ने क्या किया? इमरान खान साहब ने तोशा खाना से ख़ुद को मुस्तफ़ीद करना शुरू कर दिया। वो दोस्त हमारे जो चंद कहते हैं ना कि इमरान खान साहब का जब कानून कहता है कि आप तोहफ़ा वहाँ से ले के उसको बेच सकते हैं, आपका अपना तोहफ़ा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि वो शख्स जो कहते हैं कि मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, अल्लाह ताला का दिया मुझे सब कुछ है, मैं तो ईमानदार हूँ, और दूसरों के तहफ़ पे बात करता है कि ये तोशा खाने के तहफ़ ले के ये लूट मार करते हैं। उसने खुद क्या किया?
जिस चीज़ के अगेंस्ट वो बयानियाँ बनाता रहा, जिस चीज़ के अगेंस्ट वो दूसरों को जो है वो मुर्द इल्ज़ाम ठहराता रहा, दूसरों को अलज करता रहा, वो काम उसने किया और ऐसी तबाही फैलाई तोशाखाना की कि पता नहीं कितने तहफ़ ले गया। हर तोहफे को आपने लेके, तोहफ़ा तो इसलिए ये जाता है कि मुझे पसंद आया, मैंने घर पे रखना है, इसलिए नहीं लिया जाता कि ये तोहफ़ा मुझे दे दें, 20 रुपये ले ले, मैंने इसको 100 रुपये का मार्केट में बेचना है। तो ऐसा नहीं होता। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। बाकी पार्लियामेंट हाउस से आपको आज के आईनी तरमीम के हवाले से अपडेट करेंगे, वहाँ पे क्या होता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।